वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग इंटर के केमिस्ट्री के लेसन 1 चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। ठीक है बच्चों, ठोस अवस्था में आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए और इसके जो भी टॉपिक बच जाएंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है ठोस पदार्थ। ठीक है बच्चों, क्या है? ठोस पदार्थ। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे हैं, ठोस पदार्थ है। कह रहा है ठोस पदार्थ सॉलिड स्टेट। कह रहा है कि ठोस में परमाणु, अणु या आयन निश्चित बिंदुओं पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ठोस किसे कहते हैं? जिनमें परमाणुओं का, अणुओं का या आयनियों का, ठीक है बच्चों, निश्चित जब बिंदु पर स्थित होंगे उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा है। कह रहा है कि ठोस की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है बच्चों, ठोस एक निश्चित स्थान घेरता है। ठीक है बच्चों, और ठोस एक निश्चित आयतन होता है। ठोसों का एक निश्चित आयतन होता है। ठीक है बच्चों, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ। ठोस में उनके घटक कणों की व्यवस्था या तो दीर्घ परासी होती है या क्या होती है बच्चों? लघु परासी होती है। ठीक है, इस प्रकार से दीर्घ परासी और लघु परासी के कारण ठोसों को पदार्थ प्रायः हम लोग कितने में बांटते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है बच्चों, ठोस पदार्थों को कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 2 प्रकार से। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बच्चों, सॉलिड स्टेट, यहाँ पर क्रिस्टलाइन की बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बच्चों, एमार्फस की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं आगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है बच्चों। यहाँ पर तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड का, तो वे ठोस जिनके घटक कणों का क्या है बच्चों? दीर्घ परासी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कैसे होता है? दीर्घ जब परासी होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। वैसी व्यवस्था को क्या कहेंगे बच्चों? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे में यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं, चांदी है, तांबा है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है बच्चों, चलिए एमार्फस किसे कहते हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अक्रिस्टलीय ठोस। यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस में वे ठोस जिनके घटक कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। कैसा होता है बच्चों? लघु परास व्यवस्था होती है। ठीक है, जब लघु परासी होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ऐसे क्रिस्टलों को अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। जैसे में क्या है? कांच है, रबड़ है, मोम है, बटर, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है बच्चों, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, अब इनकी संरचना के आधार पर हम लोग बच्चों देखेंगे कि कैसे कैसे ठोस होते हैं और इनको हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलीय संरचना के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? ठीक है बच्चों, क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है उसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस क्रिस्टल की संरचना में इसको समझने से पहले आपको कुछ बिंदुओं को समझना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ त्रिविम जालक क्या होता है। ठीक है बच्चों, त्रिविम जालक क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो त्रिविम जालक यहाँ पर है, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों? क्रिस्टल जालक। तो आकाश में त्रिविम व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे? त्रिविम व्यवस्था को ही क्या कहेंगे? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस चित्र में आप ध्यान देंगे, देखिए मैं चित्र यहाँ पर बनाया हूँ, यह आकाश की व्यवस्था है, इसमें यह त्रिविम जालक दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये त्रिविम जालक है, यह जो जालक है यह त्रिविम सब जालक है। और इन बिंदुओं को ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? जालक बिंदु कहेंगे। जो कोने कोने पर या और उसके सेंटर में हो या उसके साइड में हो, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? जालक बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला देख रहे हैं, मैं ये वहीं दिखाया हूँ। जालक बिंदु क्या होता है? तो आप देख रहे हैं जालक बिंदु, तो क्रिस्टल जालक में
कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को क्या कहते हैं बच्चों? जालक बिंदु कहते हैं। यानी इस चित्र में आप ध्यान देंगे तो जो कोने कोने पर स्थित है यहाँ पर, उन कणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। और इन कणों के द्वारा जो यह ज्यामितीय आकृति बनी है, यह जो त्रिविम अवस्था बना है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर है एकक कोष्ठिका क्या कहलाता है? एकक कोष्ठिका या एकक सेल क्या कहलाता? तो त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, बारंबार यहाँ से पुनरावृत्ति कर रहे हैं तब क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे ही यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका कहते हैं। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस चित्र में ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर यह एक त्रिविम जालक है जो यहाँ पर एकक कोष्ठिका यह कहलाएगा। आप देखेंगे तो ध्यान से, तो यहाँ पर भी एकक कोष्ठिका बन रहा है, यहाँ से भी एकक कोष्ठिका एक निर्माण कर रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ये बारंबार पुनरावृत्ति से ही ये बन रहे हैं। यहाँ पर भी ये संरचना देखेंगे, इस प्रकार से जो संरचना है यहाँ से इस प्रकार से, तो यह भी एक त्रिविम जालक बना रहा है। ठीक है बच्चों, और त्रिविम जालक में यह क्या है? तो एकक कोष्ठिका कहलाता है। और इन्हीं के बारंबार, यानी यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर एक बना है, यहाँ पर एक बन रहा है, फिर यहीं पर एक बन रहा है, इस प्रकार की व्यवस्थाओं के को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रिविम जालक कहते हैं, जब बार बार पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब अब आगे देखते हैं हम लोग। तब एकक कोष्ठिका के कितने प्रकार हैं यहाँ पर? जब एकक कोष्ठिका देख लिया, यूनिट सेल की है, देखते हैं। तो एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर घन या एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर क्या क्या नाम है? यहाँ पर ध्यान देंगे तो पहला का नाम है सरल घन एकक सेल, SCC। ठीक है बच्चों, क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घन एकक सेल, SCC की बात करेंगे। दूसरा है काय केंद्रीय घन एकक सेल, यानी बॉडी सेंट्रॉइड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC की बात करेंगे, काय केंद्रीय घन एकक सेल। ठीक है बच्चों, तीसरा देखेंगे तो तीसरा क्या है यहाँ पर? तो तीसरा ध्यान देंगे तो फलक केंद्रीय घन एकक सेल, यानी फेस सेंट्रॉइड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी क्या होता है? FCC की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? FCC की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक एक को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इनकी व्यवस्थाएं हैं और इनको कब सरल घन कहेंगे, कब काय केंद्रीय घन एकक कोष्ठिका कहेंगे और कब फलक केंद्रीय घन एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पहला देखते हैं। यहाँ पर पहला इसका है SCC की बात करेंगे, सरल घन एकक सेल की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सरल घन एकक सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, किसे कहेंगे? सरल घन एकक सेल की जालक बिंदुएं केवल कोनों पर होती है। ठीक है बच्चों, यानी यदि देखा जाए तो मैं एक यहाँ पर लूडो पासा वाला लिया हूँ, तो यह जो पासा का यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो यह कोना कोना है, ठीक है बच्चों, यह जो कोना कोना है, इन्हीं कोनों पर, ठीक है बच्चों, यह जो सरल घन एकक सेल है, इसके इन कोनों कोनों पर, जब ये कोनों कोनों पर व्यवस्थित रहेंगे, इस जब कोने कोने व परमाणु इस प्रकार से जब व्यवस्थित रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सभी की कोने की बात कर रहा हूँ बच्चों, सभी के कोनों पर जब ये परमाणु स्थित रहेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल घन एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, और जैसे में आप उदाहरण में देख सकते हैं तो ठोस ऑक्सीजन है, पोलोनियम। ठीक है बच्चों, ठोस ऑक्सीजन और पोलोनियम कैसे होते हैं? सरल घन एकक सेल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है बच्चों, यानी कि यदि त्रिविम जालक में यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे तो जब कोने कोने पर, देखिए इस चित्र में आप ध्यान देंगे तो जब इस कोने पर व्यवस्था हो, इस कोने पर व्यवस्था हो, ठीक है बच्चों, इस कोने पर हो, इस कोने पर हो, ऐसे ही जब कोने कोने पर जब परमाणु व्यवस्थित होंगे, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? सरल घन जालक, सरल घन एकक कोष्ठिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला मैं बता रहा था आपको, BCC की बात कर रहा था। यहाँ पर देखेंगे काय केंद्रीय घन एकक कोष्ठिका। ठीक है बच्चों, काय केंद्रीय घन एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसका क्या होगा? काय केंद्रीय घन एकक कोष्ठिका, BCC की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? तो इस एकक कोष्ठिका की जालक बिंदुएं 8 कोनों पर और एक जालक बिंदु
एकक सेल के केंद्र में होती है। ठीक है बच्चों, यानी इस प्रकार से इसकी व्यवस्था होती है। मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से आप देखेंगे तो यह आपका त्रिविम जालक में बना रहा हूँ। पहले सरल घन की बात कर रहूँगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी, ठीक है बच्चों, और जब ये कोने कोने पर इस प्रकार से परमाणु व्यवस्थित रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, जब ये कोने कोने पर परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जब ये कोने कोने पर व्यवस्थित रहेंगे यहाँ पर, तब इसको सरल घन जालक कहेंगे। ठीक है बच्चों, सरल घन एकक कोशिका। और जब ये एक सेंटर में, अभी क्या मैं दिखा रहा था बच्चों, जब जालक बिंदु की कोने कोने पता 8 कोने की बात हो गई, यहाँ पर एक कोना, यह 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 है, 8 कोने पर हो गए। और एक कहाँ होना चाहिए बच्चों, सरल घन जो जालक बिंदु है उसकी कहाँ पर होना चाहिए, केंद्र में जब रहेगा। यानी कि यदि यह सेंटर में इस प्रकार से एक सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वह बिंदु, तब इसको हम लोग काय केंद्रीय घन एकक कोशिका कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे इसको, काय केंद्रीय घन एकक कोशिका। ठीक है बच्चों, जैसे हम उदाहरण में आप देखेंगे तो आयरन है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, ईटीसी, इस प्रकार से और भी है जो बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की स्थिति दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। एफसीसी की बात करेंगे, फलक केंद्रीय घन एकक कोशिका की। एफसीसी की क्या करेंगे, फलक केंद्रीय घन एकक कोशिका की। तो उसका क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर करा है, इस एकक सेल की जालक बिंदु 8 कोने पर और एक एक जालक बिंदु उसके 6 फलकों के प्रत्येक केंद्र में होती है। कहाँ होती है बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इस चित्र में, तो सबसे पहले तो 8 कोने पर हो गए ये। ठीक है बच्चों, ये 8 कोने पर, और जो यह चारों के द्वारा यह जो बन रहा है, यह 6 फलक है। कितना है, 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, और ये सामने है 5, और उस साइड में ये कितना है, 6 है। ठीक है बच्चों, और जब इन पर इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार से आ जाए, यहाँ पर इस प्रकार से एक एक कहाँ बने बच्चों, फलक पर भी इस प्रकार से देखना ना चित्र, इस प्रकार से सभी फलकों पर यदि इस प्रकार से व्यवस्था हो जाए, तो उसको हम लोग फलक केंद्रीय घन एकक कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एफसीसी, यानी इस प्रकार से फलकों पर भी व्यवस्था हो जाए, तब हम लोग एफसीसी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि 8 तो कोने पर हो जाए, यहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको, 8 कोने पर हो जाए इस प्रकार से, और इसके बाद उसके फलक पर भी एक एक परमाणुओं की व्यवस्था हो जाए। ठीक है बच्चों, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक 6 फलकों में प्रत्येक केंद्र में होती है। जैसे में यहाँ पर निकिल है, कापर है, सिल्वर है, ईटीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपने पढ़ा है अभी क्रिस्टल जालक, उनमें तीनों में कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी किसमें, सबसे पहले यहाँ पर एसएससी की सरल घन एकक कोशिका में, तो देखेंगे यहाँ पर सरल घन एकक कोशिका के सेल के प्रत्येक कोने पर कितने परमाणु होते हैं बच्चों, यहाँ पर अभी मैं चित्र बनाकर दिखा रहा था, सभी में कितने होते हैं, कोने कोने पर 8 होते हैं। चूंकि 8 कोना है तो इनका भाग जुड़ा रहता है, तभी यह व्यवस्था बनी है। आप देख रहे हैं तो जब ये कोना इस प्रकार से बन रहा है तो इसका इतना ही भाग जुड़ा है इसके साथ। ठीक है बच्चों, इतना ही भाग जुड़ा है। तो वैसे ही कह रहा है कि 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु का भाग कितना है, 1/8 है परमाणु। ठीक है, कोने पर स्थित परमाणु की संख्या 8, और भाग कितना ले रहा है, परमाणु कितना भाग ले रहा है, तो 1/8। इस प्रकार से यहाँ पर 1/8 का, यानी कि 8वां हम लोग निकाल रहे हैं, 8 का 1/8वां भाग, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा, दिखा दिया हूँ, 1 परमाणु। यानी कि एसएससी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चों, कितनी होती है, 1 परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही देखते हैं अगला दूसरा, यहाँ पर देखते हैं बीसीसी में। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो बीसीसी के प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु की संख्या कितनी होती है,
8 और बीसीसी के प्रत्येक कोने पर स्थित परमाणु का भाग कितना होता है बच्चों? तो यहाँ पर 1/8 भाग लेते हैं। इस प्रकार परमाणु कितने हो गए? तो 8 का 1/8वां भाग, यानी यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 परमाणु। लेकिन अभी मैं बता रहा था आपको बच्चों कि बीसीसी के एक सेंटर में भी होता है, यानी एक कहाँ होता है? केंद्र में भी होता है। यहाँ पर है बीसीसी के केंद्र में स्थित परमाणु 1। अतः कुल परमाणुओं की संख्या तब बच्चों कितनी हो जाएगी? यहाँ पर तो देख रहे हैं, तो कुल परमाणुओं की संख्या तो एक केंद्र पर हो गया और प्लस 8 का 1/8वां भाग बन रहा है कोनों पर, यानी कि इस प्रकार से कुल कितने परमाणु हो जाएंगे बच्चों? 2 परमाणु हो जाएंगे। यानी बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही अगला हम लोग निकाल देते हैं, देख लेते हैं क्या है। एफसीसी में परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं बच्चों कितना होता है। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या की देखेंगे तो यहाँ पर मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो एफसीसी की बात कर रहे हैं बच्चों, एफसीसी में तो एफसीसी के प्रत्येक फलक पर स्थित है 1/2। अभी मैं दिखा रहा था, जब फलक भाग लेगा तो 1/2 भाग लेगा और 6 फलक है तो कितने कुल मिलाकर परमाणु हो जाएंगे बच्चों? 6 का 1/2 भाग है, यानी कुल मिलाकर 3 परमाणु। और फिर कह रहा है कि एफसीसी के 8 कोने पर स्थित परमाणु है, तो इस प्रकार से कट जाएगा तो कितने परमाणु? 1, यानी कि 6 फलक पर है परमाणु और 8 कोने पर, और 6 फलक पर 1/2 है और 8 कोने पर 1/8 है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कुल कितने परमाणु हो जाएंगे? तो यहाँ से 3 और यहाँ से 1 निकाल कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 3 और वहाँ से 1, यानी कुल मिलाकर परमाणुओं की संख्या, यानी कि एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या तो 1/2 यहाँ पर है और 6 है, 6 फलकों के केंद्र में। ठीक है बच्चों, और प्लस 8 और 1/8वां भाग कोनों पर, यानी कुल मिलाकर कितने परमाणु हो जाएंगे? 4 परमाणु। तो याद रखिएगा बच्चों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यानी कि एचसीसी की बात करेंगे सरल घन में, सरल घन एक कोष्ठिका में तो 1 परमाणु। ठीक है, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में तो कितना होता है? यहाँ पर 2 परमाणु होता है। ठीक है बच्चों, और एफसीसी में कितना परमाणु होता है? 4 परमाणु। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं वेब्रेव संरचना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एकक सेल में जालक बिंदु उनके 8 कोनों पर स्थित होते हैं। एकक सेल में कोर की लंबाई ABC तथा उनके सम्मुख कोण अल्फा, बीटा और गामा में भिन्नता होती है। ठीक है बच्चों, और इसी के आधार पर सन 1848 ईस्वी में ऑगस्ट वेब्रेव ने केवल 14 प्रकार के, यानी भिन्न प्रकार के त्रिविम जालक को बताया कि इतना ही संभव है। और वह जो बताया वो कितने प्रकार से था? तो 7 मूल क्रिस्टलों में निकायों में विभाजित करके उन्होंने 14 बनाया था। तो मूल कितने हैं बच्चों? 7 है। चलिए देखते हैं क्या क्या उनका नाम है। तो यहाँ पर 7 का नाम है और मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर क्रिस्टल निकाय का नाम है, कोर की लंबाई किस प्रकार से होती है, उनमें कोण कैसे होता है, और उदाहरण के रूप में किस प्रकार से होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्रिस्टलीय निकाय, कोर की लंबाई, कोण और उदाहरण के रूप में। तो पहला क्या था? घनीय, जिसको क्या कहेंगे बच्चों? क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है कि कोर की लंबाई, ठीक है, तीनों कोर की लंबाई, यहाँ पर मैं चित्र बनाकर दिखा देता हूँ, इस प्रकार से घन होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका घन है। इस घन में आप देखेंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से घन में यहाँ पर यह कोर की लंबाई है, यह A मान लेते हैं, यह B है और यह क्या है बच्चों? C है। ठीक है, यह लंबाई है इनका। ठीक है, और कोण कितना है यहाँ पर? तो कोण यहाँ पर देखेंगे तो यह अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पर इसी को मान लेता हूँ, यह अल्फा है, यह बीटा है और यह क्या है? गामा है। तो इन्हीं का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, इसी को लेकर उन्होंने 14 में 7 मूल बताया था। तो यह घन में, ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोर की लंबाई, ठीक है, ABC और कोण आपस में क्या होते हैं? यहाँ पर बराबर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो A बराबर B बराबर C है, और इनके कोण भी आपस में क्या है बच्चों? 90 डिग्री के, यानी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है। और इसका मुख्य उदाहरण आप देखेंगे तो हीरा में कैसा होता है? घनीय होता है। सोडियम क्लोराइड है, KCl में क्या होता है? संरचना घनीय होती है। ठीक है बच्चों,
चलिए दूसरा देखेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखेंगे दूसरा क्या रहा है, द्विसमलंबाज। क्या है बच्चों, यहाँ पर हिंदी है इसका द्विसमलंबाज यानी कि टेट्रागोनल। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है, द्विसमलंबाज टेट्रागोनल। यहाँ पर ए और बी तो बराबर होते हैं, लेकिन जो सी है भुजा वो बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यानी दो भुजा इसकी बराबर हो जाएगी, तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, और तब उनके कोण आपस में यानी अल्फा बीटा और गामा क्या रहेंगे, बराबर ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, टेट्रागोनल में यानी कि एक ही भुजा बराबर नहीं होती है, बाकी दो भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोण तीनों आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे में यहाँ पर है SnO2 है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर यूरिया है। ठीक है बच्चों, यूरिया में ठीक है कैसा होता है, टेट्रागोनल संरचना होती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा नंबर का क्या कह रहा है। तो तीसरा है आपका विषमलंबाज यानी कि ऑर्थोरोम्बिक। कैसा बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक विषमलंबाज, यानी ना इसका ए भुजा बराबर होता है बी के, ना बी बराबर होता है सी के, यानी इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, इनके कोर की लंबाई बराबर नहीं होती है, लेकिन कोण यानी अल्फा बीटा गामा ये तीनों किससे होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे में है यहाँ पर है BaSO4 ठीक है, और KNO3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह मुख्य उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चौथा क्या कह रहा है यहाँ पर। तो चौथा कह रहा है एकंताज यानी कि मोनोक्लिनिक की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, एकंताज यानी कि मोनोक्लिनिक, इसमें जो भुजाएं होती है यानी कोर की लंबाई वह तीनों आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यह जो कोर की लंबाइयाँ है यहाँ पर, यह कोर की लंबाई जो ABC है आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पर उसके दो कोण यानी अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो गामा है वह 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसका मुख्य उदाहरण आप देख रहे हैं कैसा है। तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट यानी कि इंटू 2H2A, CaSO4 इंटू 2H2A का उदाहरण है, यहाँ पर लिखा गया। चलिए यहाँ पर पांचवा कह रहा है, पांचवा यहाँ पर देख रहे हैं त्रिसमनताज यानी कि रोम्बोहेड्रल। त्रिसमनताज यानी रोम्बोहेड्रल, यहाँ पर इनकी कोर की लंबाई जो है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तीनों समान होती है, यानी ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है बच्चों, लेकिन इनकी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं, यानी अल्फा बराबर बीटा ग्राम बराबर तो होता है, लेकिन ये कैसा होता है, 90 डिग्री के नहीं होता है। यहाँ पर इसका उदाहरण आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है, और यहाँ पर SiO2 है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, छठा देखते हैं क्या है छठवां नंबर। तो छठवां देखेंगे तो यहाँ पर है त्रिनताज यानी ट्राइक्लिनिक। क्या है बच्चों, ट्राइक्लिनिक है। इसमें देख रहे हैं तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, यानी कि तीनों कोर की लंबाई आपस में बराबर नहीं है। जब कोर की लंबाई बराबर नहीं है तो कोण भी आपस में क्या है बच्चों, बराबर नहीं है, कोण भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका उदाहरण है CuSO4 K2Cr2O7 यानी कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चों, चलिए सातवां देखते हैं क्या है। सातवां क्या कर रहा है यहाँ पर, सातवां है षष्टकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। कैसा बच्चों, हेक्सागोनल में AB यानी दो कोर की लंबाई तो बराबर होती है, लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तीसरी बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका देखेंगे तो दो कोण यानी अल्फा और बीटा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, लेकिन गामा कितने अंश का होता है, 120 अंश का होता है। जैसे में इसका उदाहरण देखेंगे तो कैल्शियम है, जिंक है, Mg है। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, तो इसके जो भी आगे जो भी मिलेगा अगले वीडियो में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके आगे टॉपिक के वीडियो जल्द ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक्स फॉर, ठीक है।